ठीक है। मल्टीपल मेथड्स हैं, आप खुद भी जाके डेटा कलेक्शन, जैसे मैंने ऑब्वियसली आपको कुछ भी स्टडी करनी है तो आप मेथड यूज़ करोगे, कोई सा भी मेथड, ऑब्जर्वेशन टेक्निक हम यूज़ कर सकते हैं, इंटरव्यू मेथड हम यूज़ कर सकते हैं, या हम क्वेश्चनर्स दे सकते हैं, उसको फिल कराना है। ठीक, यस। इंटरेस्टेड हो। हाँ। हाँ, ऑब्वियसली होता है ना। पार्टिसिपेंट्स मिलना ही सबसे मुश्किल होता है, चाहे कितने अच्छी से अच्छी रिसर्च हो, है ना, लोग पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते, ये बात हो जाती है। अभी आप लोग अपना डिसर्टेशन करोगे, देखना फिर डेटा कलेक्शन कितना मुश्किल होता है। अब आप लोग देखो। देखो देखो घर घर जाके नहीं, देखो देखो देखो, ऐसा नहीं होता है। अब जैसे वही सेम केस ले लेते हैं अडोलेसेंट्स का। तो अडोलेसेंट्स हमको कहाँ मिलेंगे? स्कूल में मिलेंगे, है ना। तो हम स्कूल में जा रहे हैं, स्कूल में बच्चों से बात कर रहे हैं, तो वो अगर इंटरेस्टेड हैं रिसर्च में पार्टिसिपेट करने के लिए तो हम उनका डेटा लेंगे, है ना। अब हरासमेंट हुआ है तो हरासमेंट जिसके साथ भी हुआ है, अगर तो उन्होंने कंप्लेन करी है ना, तो हमको उनकी डिटेल्स मिल जाएंगी कि हाँ इन इन लोगों के साथ हरासमेंट हुआ है। तो हम उनके घर जाएंगे या उनको कांटेक्ट करेंगे, उनसे उनका डेटा कलेक्ट करेंगे। ठीक है, ऐसा होता है। या कुछ ग्रुप्स होते हैं जहाँ पे लोग डिस्कस करते हैं अपनी प्रॉब्लम्स को, वहाँ से भी हमको पता चलता है कि हाँ हाँ ये विक्टिम्स हैं, है ना। तो इस तरीके से मेहनत करनी पड़ती है थोड़ी। हम उनसे फ़ोन पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, हम उनसे पर्सनली भी मिल सकते हैं, हम उनको मेल भी कर सकते हैं। बहुत सारे ऑप्शंस हैं डेटा कलेक्ट करने के। ठीक है। नेक्स्ट इज डेटा एनालिसिस। अब डेटा हमने कलेक्ट कर लिया तो हम क्या करेंगे? अब डेटा को एनालाइज करेंगे। ओके। तो डेटा एनालिसिस क्या है? ये स्टेप 5 है। डेटा एनालिसिस कैन बी क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव। ये क्वेश्चन अभी किसने पूछा था? आई थिंक हिमांशी ने। ठीक है। तो डेटा या तो क्वालिटेटिव होगा या तो क्वांटिटेटिव होगा, जिस भी मेथड से आपने यूज़ किया है। अगर आपने इंटरव्यू मेथड लिया है तो इंटरव्यू और ऑब्जर्वेशन मेथड में कैसा डेटा आता है? क्वालिटेटिव डेटा आता है, नंबर्स में नहीं रहता है, आंसर्स में रहता है, राइट। तो वहाँ पे मतलब आंसर्स में इन द सेंस थोड़ा सा लेंदी आंसर्स रहते हैं। उन्होंने जैसे ऑब्जर्वेशन है तो नोट्स मैंने बनाए, या इंटरव्यू उसने दिया तो वो भी नोट्स मैंने बनाए, तो वो क्वालिटेटिव डेटा होगा। बट अगर हम कोई साइकोलॉजिकल टेस्ट यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पे हमको स्कोर मिल जाता है, आईक्यू का स्कोर, ईक्यू का स्कोर, या पर्सनालिटी में हमको मिल जाता है ना कि कौन सी पर्सनालिटी ट्रेट है। ठीक है। तो वो नंबर्स में होता है, तो वो क्वांटिटेटिव होता है। तो वहाँ पे उस तरीके से फिर हम डेटा को एनालाइज करते हैं। ओके। ये स्टेप 5 एंड देन लास्ट स्टेप इज, अब क्या बचा? अब हमको कंक्लूजन निकालना है और हमको जनरलाइजेशन करना है टू द पॉपुलेशन। ठीक है ना। डेटा एनालिसिस करने के बाद जो भी हमारा रिजल्ट आया, हम उससे कंक्लूजन निकालेंगे और हम क्या करेंगे? जनरलाइजेशन करेंगे। ठीक है, कि सैंपल का रिजल्ट ये आया। अब जो भी मतलब फिर ये स्टेप होगा ना पूरा, हाइपोथेसिस मैंने जो दिया था, मेरा अल्टरनेट एक्सेप्ट हो गया अगर, तो मैं उसको जनरलाइज कर दूंगी, या मेरा अल्टरनेट रिजेक्ट हो गया और नल एक्सेप्ट हो गया तो वो भी मुझे जनरलाइज करना पड़ेगा, है ना। कि ऐसा इंस्टाग्राम का कोई भी इम्पैक्ट नहीं है मेंटल हेल्थ पे। ओके। तो ये हम जनरलाइज कर देते हैं रिजल्ट। तो ये दीज आर द स्टेप्स ऑफ डूइंग रिसर्च। जितना इजी देखने में लग रहा है, सुनने में लग रहा है, थ्योरी में लग रहा है, इतना इजी बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल 1% भी नहीं है इतना इजी, बहुत डिफिकल्ट है। ओके।
सो यहाँ पे एक डायग्राम इन्होंने बनाया जो कि आप लोगों को भी आंसर राइटिंग में जो भी आप लोग जब अगर क्वेश्चन आता है ये एग्जाम में तो ये डायग्राम भी आपको ड्रॉ करना है. द रिजल्ट्स thus obtained कैन बी यूज्ड टू ड्रॉ कंक्लूजन एंड मेक जनरलाइजेशन. जनरल क्या है, रिसर्च आइडिया आया, फिर आपने वेरिएबल सेलेक्ट किए बेस्ड ऑन द लिटरेचर रिव्यू, फिर देन आपका क्या जनरलाइजेशन आया, जनरल टू स्पेसिफिक, स्पेसिफिक टू जनरल. ओके, ये आपको एक ये डायग्राम बना देना है आर क्लास का. ओके, सो ये हो गया यहाँ पे स्टेप्स इन रिसर्च प्रोसेस. इज देयर एनी डाउट? ठीक है, ऑल क्लियर? 104 के हाँ हाल से. डोंट वरी, मुझे एक बार टेक्स्ट कर देना, मैं भेज दूँगी. हाँ हाँ, मैं भेजूँगी भेजूँगी भेजूँगी. ठीक है, फिर नेक्स्ट टॉपिक इज एथिकल इश्यूज इन साइकोलॉजिकल रिसर्च. मैं एक बढ़िया सी आपको एक कहानी सुनाती हूँ. समझो कहानी है जो एक्सपेरिमेंट हुआ था एक्चुअली. अच्छा, जॉन वॉटसन का तो हमको पता है रिसर्च क्या हुआ था. वो बच्चे वाला जो एल्बर्ट, लिटिल एल्बर्ट वाला फर्स्ट ईयर में हमने एक्सपेरिमेंट पढ़ा था ना. क्या हुआ था उसमें? कंडीशनिंग करा दी थी. पहले तो बच्चे को दिखाया एल्बर्ट को एक वाइट कलर का रैट. उसको कुछ भी फर्क नहीं पड़ा, है ना, वो नॉर्मल था उसके लिए. बट उसमें क्या कंडीशन कराई जॉन वॉटसन ने, बिहेवियरिस्ट जो हैं उन्होंने क्या कंडीशनिंग कराई कि जब जब वो वाइट कलर का रैट दिखाया जाएगा तब तक एक लाउड नॉइज आएगी, है ना, जोर से कोई आवाज लगाएगा, चिल्लाएगा, डरेगा, बेसिकली डरावनी मतलब वैसे डरने वाली आवाज निकालेगा. तो फिर बार बार उस बच्चे को ये चीज दिखाई गई. तो बच्चे को क्या समझ आया कि ये जो है इट इज समथिंग डेंजरस टू मी, इट इज समथिंग विच इज गोइंग टू हार्म मी. ठीक है, तो वो डर गया. तो वो मतलब उसको क्या हुआ कि उसको क्योंकि वो नेगेटिव उसकी कंडीशनिंग करा दी थी. तो वो जब बड़ा हुआ ना तब वो जब भी कोई वाइट रैबिट देखता था या कोई फर कोट देखता था, जैसे फर कोट कहता था, वाइट कलर का फर कोट होता है ना जो, तो उसको देख के वो डरता था हमेशा. जब वो बड़ा भी हो गया ना तब भी. तो ये एक एक्सपेरिमेंट हुआ जिससे क्या हुआ कि एथिकल क्वेश्चंस उठे कि आप अपनी रिसर्च ऐसे क्यों कर रहे हो, आप अपने एक्सपेरिमेंट्स ऐसे क्यों कर रहे हो जिसके बाद में लोगों को, जिससे बाद में प्रॉब्लम हो रही है पार्टिसिपेंट्स को. ठीक है, तो एक ये रिसर्च हुई थी. एक बहुत खतरनाक रिसर्च को यहाँ पे इन्होंने लिखा भी है. This study raises some serious ethical question issues as there is no record whether any informed consent, क्योंकि उन्होंने कोई informed consent ही नहीं लिया था उनके गार्जियन से. मतलब कोई रिटन में ये चीज़ नहीं थी कि आपने पहले बताया कि हम क्या रिसर्च कर रहे हैं, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, हम क्यों कर रहे हैं. और क्या आपकी इन्फॉर्म्ड कंसेंट का मतलब ही यही होता है ना कि आपने अपनी रिसर्च के बारे में बता दिया, फिर आप परमिशन ले रहे हो. तो बच्चा था, एल्बर्ट तो छोटा बच्चा था, बट गार्जियन से तो परमिशन लेंगे ना हम. ऐसे ही पार्टिसिपेंट्स जो भी हैं रिसर्च के, अगर वो इतने समझदार हैं कि चीज़ों को समझ सके, तो उनका अनफॉर्म्ड कॉन्सेंट लेना पड़ता है. और फिर उनसे पूछना पड़ता है कि आर यू स्टिल रेडी फॉर द फॉर दिस एक्सपेरिमेंट. फिर जाके हम रिसर्च करते हैं. ठीक है, सो यहाँ पे क्या हुआ था, बिकॉज ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट उसके एल्बर्ट के ऊपर ये फेयर जो है हमेशा के लिए बस गया. ठीक है, और बाद में उसको ये लाइफ में उसको इसके बहुत कॉन्सिक्वेंसेस देखने को मिले. देन एक और बहुत खतरनाक स्टडी हुई साइकोलॉजी की फील्ड में. इट इज़ वेरी फेमस एक्सपेरिमेंट डन बाय जिम्बार्डो. अब हुआ क्या था एक्चुअली में, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी का नाम सबने सुना होगा. तो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में ये रिसर्च हुई थी एक्चुअली में. अब वहाँ पे पढ़ना क्या, मतलब रिसर्च करना किस चीज़ पे चाह रहे थे, सोशल रोल्स पे. मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, मैंने एक्चुअली लिखा भी है तो मैं ये पीडीएफ भेज दूंगी. सोशल रोल्स, ये चीज़ मैंने नहीं लिखी. सोशल रोल्स पे स्टडी की जा रही थी. सोशल रूल्स, सोशल रूल्स का मतलब क्या कि जैसे कि आपको सोसाइटी में जो भी आपको एक सोशल रोल दिया गया है तो उसके अकॉर्डिंगली आपका बिहेवियर चेंज हो जाता है. जैसे कि यहाँ पे कौशल मैम का सोशल रोल एज अ टीचर है, तो उनका एक टीचर वाला बिहेवियर वो शो करती होंगी वेन एवर शी इज टीचिंग.
ठीक है ना, इन एन स्कूल सेटिंग, इन अ स्कूल सेटिंग, ठीक है ना। तो अब यही चीज को एक्सपेरिमेंट करना चाह रहे थे जिम्बार्डो। तो उन्होंने क्या किया एक्चुअली में, पूरी कहानी की तरह आप लोग ये चीज समझना और अच्छे से ध्यान से सुनना, कुछ भी टॉपिक मिस मत करना। उन्होंने क्या किया कि 24 स्टूडेंट्स सिलेक्ट किए फ्रॉम, मतलब उन्हीं के खुद के स्टूडेंट्स थे वो 24 स्टूडेंट्स। कितने स्टूडेंट्स थे? 24 पार्टिसिपेंट्स जो कि स्टूडेंट्स ही थे। ओके, सो जस्ट अ सेकेंड। 24 पार्टिसिपेंट्स। ओके, कौन थे ये लोग? उनके खुद के स्टूडेंट्स। अब इन्होंने बोला कि हम आपको $15 देंगे, हम आपको $15 देंगे एक दिन के, और ये एक्सपेरिमेंट चलना था 2 वीक तक। क्या करना क्या था एक्सपेरिमेंट में? ये करना था कि आधे लोग जो हैं वो क्या होंगे? प्रिजनर्स बनेंगे, कैदी बनेंगे, और आधे लोग जो हैं, आधे पार्टिसिपेंट्स जो हैं वो बनेंगे प्रिजन गार्ड्स। जो जैसे देखा है ना, हमने देखा होगा आप लोगों ने मूवीज में, एक तो कैदी होते हैं, वो तो सबको पता है, और एक होते हैं जो उनको उनकी पूरी देखभाल करते हैं। देखभाल नहीं करते वो एक्चुअली, वो उनको पूरा देखते रहते हैं कि ये लोग कर क्या रहे हैं, है ना। एज अ गार्ड उनका एक रोल होता है, ठीक है ना। तो इस चीज पे एक्सपेरिमेंट चल रहा था। तो इन्होंने क्या किया, रैंडम सिलेक्शन करके 12 स्टूडेंट्स को प्रिजनर्स बना दिया और 12 स्टूडेंट्स को गार्ड बना दिया, ठीक है, प्रिजनर, और ये 12 स्टूडेंट बाकी के जो बचे थे वो गार्ड बन गए। अब एक्चुअली इन्होंने कोई भी क्राइम नहीं किया था, इनका कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं था। दे हैज नो प्रायर क्रिमिनल रिकॉर्ड। और ये जो 12 बच्चे, जो 12 स्टूडेंट्स गार्ड बने हुए थे, इन्होंने भी कुछ भी ऐसा आज तक ऐसा कुछ एक्सपीरियंस नहीं किया था कि एज अ गार्ड कोई रोल प्ले किया हो, कभी भी नहीं। वो नॉर्मल स्टूडेंट्स थे, बहुत अच्छे स्टूडेंट्स थे, और ठीक है, क्योंकि उन्होंने बोला कि हम आपको $15 देंगे, आपको 2 वीक तक हमारे साथ रहना और एक्सपेरिमेंट करना। उन्होंने प्रॉपर जो रियल, एकदम रियल प्रिजन जैसी होती है ना, वैसे उनको प्रिजन में भेजा। उनको उनके घरों से अरेस्ट किया गया। इतना खतरनाक उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया था, क्योंकि वो चाह रहे थे कि बिल्कुल रियल सेटिंग में जब हम ये एक्सपेरिमेंट करेंगे तो फिर क्या एक्चुअली में हमको रियल रिजल्ट मिलेंगे, ट्रू रिजल्ट मिलेंगे। मैं जो पता लगाना चाह रहा हूँ कि लोग सोशल, ये एक्चुअली में सोशल साइकोलॉजी का ये एक एक्सपेरिमेंट था। तो कि सोशल रोल्स लोग कैसे, सोशल रोल के अकॉर्डिंगली बिहेवियर में क्या क्या चेंजेस आते हैं। तो उनको उनके घरों से अरेस्ट किया। सोचो कितना इंसल्टिंग होगा उनके पेरेंट्स के सामने, जब जो उन्होंने कभी कोई क्राइम ही नहीं किया, उनको उनके घरों से अरेस्ट किया। और प्रॉपर एक पेपर बैग, एक जो लगाया जाता है ना प्रिजनर्स को कि ये इनकी आइडेंटिटी हमको छुपानी है, वो तक हुआ, ठीक है। अब उनको उन्होंने जेल में डाल दिया, ठीक है, प्रेजेंट में डाल दिया उन लोगों को। और जो 12 लोग थे उनसे बोला कि अब आप इन लोगों का पूरा देखो, इनका सिस्टम क्या है, ये लोग कैसे क्या कर रहे हैं, सारा आपको इनका देखना है। उनको वैसा ही खाना दिया गया जैसा कि वो जैसा कि प्रिजनर्स को दिया जा रहा था। अब अभी तक, इससे पहले तो वो लोगों को आइडिया ही नहीं था कि हमारे साथ होना क्या है ना। ना तो प्रिजनर्स को आइडिया था, ना तो जिनको गार्ड बनाया गया था, ना उनको आइडिया था, किसी को कुछ आइडिया नहीं था, ठीक है। अब उन्होंने क्या किया कि जब उनको ये इस तरीके का ट्रीटमेंट मिला ना, तब उन्होंने रिबेल स्टार्ट किया। वो बदला लेने लगे, कि वो चिल्लाने लगे कि अरे हमें यहाँ से निकालो, और हमें हमें आपकी बात नहीं माननी है, ये वो, इस तरीके से वो लोग एक रिबेलियन बिहेवियर शो करने लगे। तो जो प्रिजन गार्ड थे, फिर उन्होंने अपना रोल शो किया। उन्होंने इवन इतना खतरनाक उन्होंने किया कि जो वाटर कैनन्स होते हैं ना, जो आप लोगों ने देखा होगा न्यूज़ वगैरह में, कि उनके कपड़े वपड़े रिमूव करके उनके ऊपर पानी डाला जा रहा है, उन्हें अब्यूज किया जा रहा है, उनको मेंटली टॉर्चर किया जा रहा है, जैसे करते हैं एक्चुअली में जेल में लोग, गार्ड्स जो रहते हैं, पुलिस वाले जो रहते हैं, प्रिजनर्स के साथ, कैदियों के साथ, वैसा उनको ट्रीटमेंट मिला, बिल्कुल रियल। और ये देखो आप कि जो गार्ड्स थे वो भी स्टूडेंट्स ही थे, स्टिल दे आर शोइंग द सेम बिहेवियर। इसके ऊपर पूरी मूवी भी बनी है, मैं आप लोगों को भेजूंगी, वो देखना आप लोग। तो वो भी सेम वैसा ही कर रहे हैं। और इन सबको जो सुपरवाइजर थे वो कौन थे? खुद जिम्बार्डो थे। जिम्बार्डो खुद एक, जो कि उनकी पर्सनालिटी कैसी थी? अथॉरिटेटिव, कि हाँ जो मैं कह रहा हूँ मुझे वैसा ही सब कुछ होना चाहिए।
तो उन लोगों ने भी, जो गार्ड्स थे, उन्होंने भी सेम बिहेवियर शो किया। अब एक दो दिन तक तो उन लोगों ने रिबेल किया और उन लोगों के साथ ये ट्रीटमेंट हुआ, वाटर कैनन से उनके ऊपर पानी वानी डाला गया, उनको शांत कराया गया, ठीक है। चौथे दिन, एक्सपेरिमेंट कितने दिन चलना था? 15 दिन चलना था, 2 वीक तक चलना था। अब उन्होंने चौथे दिन 3 पार्टिसिपेंट्स को नर्वस ब्रेकडाउन हो गया। व्हाट डू यू मीन बाय नर्वस ब्रेकडाउन? कि मतलब वो बिल्कुल कंडीशन ही में नहीं थे कि हमारे साथ क्या हो रहा है, एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे थे वो सिचुएशन। वो कल तक तो हम कॉलेज यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स थे, बढ़िया लाइफ जी रहे थे, इज्जत भरी जिंदगी जी रहे थे, अब हमारे साथ ये हो क्या रहा है? हमको खाना नहीं मिल रहा, हमको अच्छे से ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा है, इतना टॉर्चर हमारे साथ हो रहा है। फिर तीन लोगों में उनमें नर्वस ब्रेकडाउन हो गया, ठीक है। और एक तो ऐसा हो गया था, एक पार्टिसिपेंट, कि वो बिल्कुल अपना नाम तक भूल गया। अच्छा, उनके साथ एक चीज और भी हो रही थी कि उनको उनके नामों से नहीं बुलाया जा रहा था, उनको नंबर्स असाइन कर दिए गए थे, प्रिजनर नंबर 1, प्रिजनर नंबर 2। तो वो जो एक पार्टिसिपेंट था जो कि अपना नाम भूल गया था, वो अपने नाम पे रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहा था। वो किस नाम पे रिस्पॉन्ड कर रहा था? जो नंबर उसको असाइन किया गया था, कैदी नंबर इतना, तो वो उस पर रिस्पॉन्ड कर रहा था। मतलब सोचो कितना उन लोगों का, कितना मेंटली कितना वो लोग डिस्टर्ब हो गए थे, ठीक है। फिर 2-3 दिन, दो दिन उन्होंने रिबेल किया, फिर वो लोग शांत हो गए, फिर वो एक्सेप्ट कर लिया उन्होंने कि अब तो हम यहाँ आ ही चुके हैं, तो अब तो हमें ये करना होगा, ठीक है। देन फिर क्या हुआ कि फिर हुआ क्या कि ऑन द सिक्स्थ डे, बिकॉज ऑफ द एक्सटर्नल प्रेशर, ये जिम्बार्डो खुद मना कर रहे थे कि नहीं, मैं ये 15 दिन का मैंने टारगेट बनाया है, 2 वीक्स का ये टारगेट बनाया है कि मुझे ये एक्सपेरिमेंट करना है, तो मैं 2 वीक्स तक करूंगा। बट इतना परेशान हो गए थे बेचारे सारे प्रिजनर्स, तो इन्होंने फिर छठवें दिन ये एक्सपेरिमेंट को एक स्टॉप कर दिया, ठीक है, ड्यू टू एक्सटर्नल प्रेशर, हायर अथॉरिटी की तरफ से जब प्रेशर आया। ऊपर वो प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए उन्होंने पता है क्या किया? जिम्बार्डो ने पहले तो प्रीस्ट को बुलाया, है ना, प्रीस्ट को बुला के बोला कि भैया आप इन लोगों को समझाओ कि आपको कितने पर्क्स मिलेंगे, कितना पैसा मिलेगा, कितना आपको एडवांटेज होगा इस एक्सपेरिमेंट में पार्टिसिपेट करने का, ठीक है, ये चीज़। और उन्होंने क्या किया था, एक लॉयर भी हायर किया था। ये सब बुक में नहीं लिखा हुआ है, पर मैंने ये एक्सपेरिमेंट पूरा खुद अच्छे से पढ़ा हुआ है, तो मैं आप लोगों को बता रही हूँ। एक लॉयर भी उन्होंने हायर किया कि मतलब वो बता रहे थे कि नहीं, एथिकली इट इज़ अलाउड और ये सारी चीज़ें। बट हुआ कुछ नहीं, फ्यू डेज में वो एंड हो गया, मतलब वही 6 दिन में वो ख़त्म हो गया कि नहीं, ये एक्सपेरिमेंट करना नहीं है। इस एक्सपेरिमेंट के बाद इतना ज़्यादा क्रिटिसाइज किया गया जिम्बार्डो को। इवन एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ये भी आई थी कि उनकी जो गर्लफ्रेंड थी, उन्होंने उनको छोड़ दिया था, जिम्बार्डो की जो गर्लफ्रेंड थी, उन्होंने उनको छोड़ दिया था, ठीक है। तो ये सब कुछ हुआ। और फिर ये एक्सपेरिमेंट्स हम क्यों पढ़ रहे हैं? ये एक्सपेरिमेंट्स हम इसीलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि ये एक्सपेरिमेंट्स ने एथिकल इश्यूज को रेज किया, कि ऐसे हर कोई, पहले पहले क्या हो रहा था कि हर कोई अपने मन से, अपने कोई भी एक्सपेरिमेंट करना शुरू हो जा रहा था, और ये नहीं देख रहा था कि पार्टिसिपेंट्स को कितना बेनिफिट हो रहा है या कितना उनके साथ मैलिफिसेंस हो रहा है, कितना नुकसान उनको हो रहा है, ठीक है ना, कितनी हम ऑटोनॉमी उनको दे रहे हैं और कितना नहीं दे रहे हैं, ये सारी चीज़ें। फिर ये एक्सपेरिमेंट्स के बाद 1971 का ये एक्सपेरिमेंट है, अगस्त में हुआ था। तो उसके बाद फिर एथिकल इश्यूज हमने फिर अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन ने भी फिर एथिकल इश्यूज दिए, फिर ये सब कुछ हुआ। ओके, तो ये एक्सपेरिमेंट आप लोग लिख देना, जितना इसमें लिखा है उतना ही लिखना है, इतनी पूरी लंबी कहानी लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो एक इंटरेस्टिंग था इसलिए मैं बता दिया आप लोगों को। ओके, तो बाद में क्या हुआ था कि इन लोगों के साथ जो प्रिजनर्स थे, जिन स्टूडेंट्स को प्रिजनर बनाया गया, सॉरी हाँ, प्रिजनर बनाया गया था, उनका बिहेवियर बहुत ज़्यादा नेगेटिवली, आप खुद सोचो कि एकदम इतना खतरनाक सिचुएशन किसी के साथ हो जाए तो कितना उनको साइकोलॉजिकली वो चीज़ इम्पैक्ट करेगी, ठीक है ना। तो ये चीज़ थी, और भी बहुत बहुत डिटेल में ये चीज़ें हैं जो कि कभी और मैं बताऊंगी आप लोगों को कि क्या क्या हुआ था, लोगों ने क्या क्या बातें करी थी इसके बारे में। तो कभी और आप लोग मुझसे पूछना, फिर मैं बताऊंगी, अभी बहुत टाइम वेस्ट हो रहा है। सो ये 2 रिसर्च, और फिर हम देखते हैं क्या हुआ। फिर क्या हुआ कि एक बेलमोंट रिपोर्ट प्रेजेंट करी गई यूएस डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एजुकेशन एंड वेलफेयर में, कब? 1971 में, जहाँ पे 3 एथिकल प्रिंसिपल्स के बारे में बात करी गई,
एक तो पहला कि रिस्पेक्ट फॉर पर्सन्स होना चाहिए, ऑटोनॉमी ऑफ द पार्टिसिपेंट्स को रिकॉग्नाइज करना है, और उनका जो लोअर ऑटोनॉमी वाले हैं, जैसे कि छोटे बच्चे हो गए या जो विद लो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस वाले लोग हो गए, उनकी हमको ऑटोनॉमी को प्रोटेक्ट करना, मतलब उनकी ऑटोनॉमी को हमको प्रोटेक्ट करना है। ओके, उनको रिस्पेक्ट देना है बेसिकली। देन बेनिफिसेंस, फायदा होना चाहिए और जो नुकसान है वो कम होना चाहिए, मैक्सिमाइजिंग बेनिफिट्स एंड मिनिमाइजिंग एनी रिस्क और हार्म। ठीक है, और जस्टिस होना चाहिए कि ये एक्सपेरिमेंट आप कर तो रहे हो, पार्टिसिपेंट्स तो सब लोगों को आप ले रहे हो, है ना, पार्टिसिपेट तो बहुत लोगों को करा रहे हो रिसर्च में, बट बेनिफिट्स किसी किसी को ही मिल रहा है, सबको नहीं मिल रहा है। एक तो खुद रिसर्चर को मिल रहा है, और दूसरा जो हायर सोसाइटी के लोग हैं, या जो जो बड़े बड़े लेवल पे लोग हैं, सिर्फ उनको फायदा मिल रहा है। पर ऐसा नहीं करना है, फेयरनेस होना चाहिए, किसको बेनिफिट्स मिलेंगे रिसर्च के और कौन रिस्क फेस करेगा। ठीक है, जस्टिस होना चाहिए। देन फिर अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन ने अपने खुद के कुछ एथिकल स्टैंडर्ड्स 1953 में दिए, जो कि रिवाइज होते रहे टाइम टू टाइम। तो क्या है ये सब, ये डायरेक्टली इस पे देखते हैं। तो सबसे पहला क्या है, बेनिफिसेंस एंड नॉन बेनिफिसेंस। तो बेनिफिसेंस वही है कि फायदा होना चाहिए पार्टिसिपेंट्स को, और पार्टिसिपेंट्स को किसी भी नुकसान से, किसी भी हार्म से हमको बचाना है। ओके, अगर हमको लग रहा है कि हाँ देयर इज एनी रिस्क जो कि पार्टिसिपेंट्स को हो सकता है, तो हमको उसको एलिमिनेट करना है। और अगर मिनिमल रिस्क है, अगर हाँ पता है कि हाँ थोड़ा बहुत नुकसान तो है ना, जैसे कोई नई दवा, हम जिस किसी न्यू मेडिसिन पे, हम किसी ड्रग पे एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, या किसी भी चीज पे एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं जिसमें पता है कि मिनिमल रिस्क होगा, ज्यादा से ज्यादा खांसी जुकाम बुखार ही होगा, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं होगा, है ना, तो उसमें हमको क्या करना है, इन्फॉर्म्ड कंसेंट लेना है। ठीक है, कि ये आपके साथ हो सकता है, इससे ज्यादा आपको कुछ नहीं होगा, आर यू स्टिल विलिंग टू पार्टिसिपेट इन द रिसर्च, तो फिर उसके बाद हम रिसर्च करेंगे। ठीक है, प्राइवेसी होनी चाहिए, कॉन्फिडेंशियलिटी होनी चाहिए, प्राइवेसी मेंटेन होनी चाहिए, कि जो भी आइडेंटिटी जो है पार्टिसिपेंट की रिवील नहीं करना है। ठीक है ना, और कॉन्फिडेंशियलिटी होनी चाहिए, कि इंफॉर्मेशन जो भी है, डिटेल्स जो भी हैं रिसर्च की, आपके पार्टिसिपेंट्स की जो भी आई हैं डिटेल्स, आपको किसी के साथ भी शेयर नहीं करना है। ठीक है, तो ये चीज़ है, कैसे हम कर सकते हैं, हम नामों की जगह कोड्स यूज करें, पार्टिसिपेंट नंबर 1 2 3 4 या ABCD वट एवर यू वांट, तो हम नाम नहीं लेंगे किसी का, सिर्फ कोड्स देंगे उनको। ठीक है, अनोनिमिटी मेंटेन होना चाहिए, मतलब अनोनिमिटी, अगर पार्टिसिपेंट बोले कि आप मेरा नाम मत रिवील करना, बट यू कैन शेयर माई डिटेल्स, ओके, मेरी जो परफॉर्मेंस की डिटेल है आप उसको शेयर कर सकते हो, बट मेरा नाम नहीं बताना है, तो अनोनिमिटी है होती है। एंड देन इन्फॉर्म्ड कॉन्सेंट, अभी ऑलरेडी इतना सब कुछ बता चुकी हूँ, तो इन्फॉर्म्ड कॉन्सेंट। बट कभी कभी क्या होता है कि हमको डिसेप्शन भी यूज करना पड़ता है साइकोलॉजिकल रिसर्च में। डिसेप्शन क्यों यूज करते हैं, क्योंकि हमको कभी कभी नेचुरल चीजों पे स्टडी करनी होती है, और ट्रू रिजल्ट चाहिए होते हैं, नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन करनी होती है। क्योंकि अगर हम बता देंगे कि हाँ ये आपके साथ होने वाला है, मतलब आपको, आपके ऊपर हम रिसर्च कर रहे हैं, अब आप बिहेवियर शो करो कोई भी, तो क्या पता चल जाता है लोगों को, फिर उनका थोड़ा सा बिहेवियर चेंज हो जाता है उसके अकॉर्डिंगली। इसीलिए कभी कभी डिसेप्शन करना पड़ता है। ओके, और यहाँ पे एक और चीज है, यस। हम्म 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 या या एग्जैक्टली, एक्चुअली यू आर राइट। अब उन्होंने बुक में तो इतना ही दिया है, इट इज द मिस्टेक ऑफ द ऑथर देन नॉट माई मिस्टेक। बट दी बट दोज पॉइंट्स वर ऑल्सो वैलिड, क्या हाँ, क्योंकि ऑब्वियसली ये तो है ही, है ना,
कि उनका जो भी चीज़ें हैं, जो पॉइंट्स आपने मेंशन किए, हाँ लिखेंगे तो गलत नहीं होगा या। और इसमें एक और चीज़ भी है यहाँ पर कि अगर रिस्क, ये भी हम पढ़ चुके हैं, कहीं तो पढ़ा है मैंने, फर्स्ट ईयर में पढ़ाया भी है, रिस्क हाई है बेनिफिट लो है, कोई पॉइंट नहीं है रिसर्च कैरी आउट करने का। बेनिफिट्स हाई है, रिस्क लो है, तब हम यू नो मिनिमल रिस्क को टेक केयर करके हम क्या कर सकते हैं, रिसर्च को इनिशिएट कर सकते हैं। अगर बेनिफिट्स लो है, रिस्क लो है, तो भी कोई फायदा नहीं है रिसर्च करने का। बट बेनिफिट्स और रिस्क दोनों ही वो हाई हैं, तो फिर हमको मीटिंग करनी पड़ेगी, देखना पड़ेगा कि क्या फिर करना क्या है ना। तो जैसे कि वही एग्जाम्पल कोविड की वैक्सीन, उसमें रिस्क भी बहुत हाई था, वैक्सीन और बेनिफिट भी बहुत हाई था। कि यार रिस्क तो यही था कि जिस पे भी हम ये एक बार वैक्सीन यूज़ कर रहे हैं वो मर जाएगा, पर अगर ये फ्रूटफुल रही हमारे लिए, यूज़फुल रही हमारे लिए, तो उसके बेनिफिट्स भी बहुत थे, राइट। तो फिर पूरा डिसीजन हमने लिया कि हमको ये एक्चुअली में ये रिसर्च कैरी आउट करनी है या नहीं करनी है। ओके, तो ये 4 पॉइंट्स याद रखना है, और ये थ्योरी बनाते हैं। जब हम आंसर राइटिंग करते हैं ना, अगर एथिकल गाइडलाइंस वाला क्वेश्चन आ गया, तो ये जब हम लिखेंगे ना बहुत मजा आएगा लिखने में। 4 चीजें हैं ये, रिस्क हाई बेनिफिट लो, बेनिफिट हाई रिस्क लो, बेनिफिट एंड रिस्क बोथ आर लो, बेनिफिट एंड रिस्क बोथ आर हाई। ओके, तो ये आराम से एक पैराग्राफ बन जाएगा। सो ये आपका पूरा एथिकल इश्यूज थे, एथिकल गाइडलाइंस थी। देन डिडक्टिव इंडक्टिव मेथड, टॉप डाउन अप्रोच, और ये है आपका बॉटम अप अप्रोच। क्या होता है इसमें एक्चुअली, डिडक्टिव मेथड में क्या करते हैं हम, ऑलरेडी जो थ्योरी है हम उसको टेस्ट करते हैं, टेस्टिंग अ थ्योरी, डिडक्टिव, ठीक है ना। सो यहाँ पे क्या होता है, जनरल टू स्पेसिफिक। The focus on this method could be on the cause and effect relationship between the variables. Deductive methods mainly rely on the quantitative approach. ये differentiation वाले points हैं। Quantitative approach रहती है, though in certain situations qualitative approach may also be employed. Deductive method थोड़ी सी structured होती है, क्योंकि यहाँ पे clear और specific aim रहता है कि already theory है, you are testing it, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये लेस टाइम कंज्यूमिंग रहती है। ओके, और यहाँ पे डिडक्टिव मेथड में हमको लार्जर सैम्पल साइज लेना होता है ताकि हम रिजल्ट्स को जनरलाइज कर सकें। ओके, इंडक्टिव में क्या होता है, ये होती है बॉटम अप अप्रोच। यहाँ पे हम नई थ्योरी ही ड्राइव कर रहे हैं, यू आर नॉट टेस्टिंग द ऑलरेडी स्टेब्लिश्ड थ्योरी, हियर यू आर डराइविंग न्यू थ्योरी, ठीक है। यहाँ पे रिसर्च क्वेश्चन से आपकी जो रिसर्च है वो स्टार्ट होगी। The method mainly involves exploration of novel phenomenon and event, और studying the phenomenon event from a new perspective, शुरू से शुरुआत कर रहे हैं, ठीक है। In doing so, inductive method may make use of qualitative methods of research. यहाँ पे qualitative methods हम use करते हैं, less structured रहती है, ज़्यादा time consuming रहती है, और यहाँ पे generalization से ज़्यादा हमको फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अभी आप एक्सप्लोर कर रहे हो, आप नई थ्योरी बना रहे हो, है ना। जनरलाइजेशन इतनी जल्दी पॉसिबल नहीं हो पाता है। ओके, सो ये डिडक्टिव और इंडक्टिव मेथड्स हैं। ओके, सो ये 2 इंपॉर्टेंट मेथड्स हैं रिसर्च में, या तो आप किसी की थ्योरी को टेस्ट कर रहे हो, या तो आप अपनी नई थ्योरी बना रहे हो। अगर ये क्वेश्चन आता है कि व्हाट आर दी डिफरेंट मेथड्स ऑफ रिसर्च, तो ये डिडक्टिव और इंडक्टिव वाला आंसर लिखना है। ओके, 5 मार्क्स में ये क्वेश्चन अगर पूछे तो, ठीक है। ये इसके डिफरेंशिएशन है, डिडक्टिव में टेस्ट करते हैं थ्योरी को, इंडक्टिव में नई थ्योरी बनाते हैं। इसको हम कहते हैं टॉप डाउन, टॉप मतलब एक ऑलरेडी थ्योरी है, हम उसके बारे में रिसर्च कर रहे हैं, ये बॉटम अप है, ठीक है। देन लार्जर सैम्पल साइज लेते हैं हम डिडक्टिव में, और यहाँ पे हम सैम्पल साइज पे इतना ज़्यादा फोकस नहीं करते, क्योंकि जनरलाइजेशन पे फोकस नहीं रहता है हमारा। ये थोड़ी सी ज़्यादा स्ट्रक्चर्ड रहती है, दिस इज लेस स्ट्रक्चर्ड। एंड देन डिडक्टिव में कम टाइम लगता है, इंडक्टिव में ज़्यादा टाइम लगता है, क्यों, क्योंकि आप नई थ्योरी बना रहे हो, राइट। सो ये है आपका फर्स्ट यूनिट खत्म यहाँ पर। ओके, सेकेंड यूनिट में क्या है, सेकेंड यूनिट में है आपका आई थिंक प्रॉब्लम एंड हाइपोथेसिस। यहाँ पे प्रॉब्लम एंड हाइपोथेसिस है, तो ये हम अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। ओके।